ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन में बैठे 5 लोगों की मौत हो जाने के बाद ये बात कितनी सच लगती है कि अब अगर ऊपर वाले ने किसी की मौत समंदर के 4000 फीट नीचे तय करी है तो बंदा खुद 2-4 करोड़ खर्च करके वहां जाता है। इस हादसे की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। सलाम दोस्तों, 16 जून 2023 को एक सबमरीन शिप टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए रिसर्च और कैंपेन शिप MV पोलर प्रिंस पर सवार होकर सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुआ। आपको बता दें, टाइटन ओशन गेट इंक द्वारा संचालित ये एक 5 व्यक्ति वाला सबमरीन शिप था जो कि 22 फीट लंबा था और इसका वजन 10,432 किलोग्राम था। इस शिप का निर्माण कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से किया गया था और यही इसके फटने की सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि कार्बन फाइबर समुद्र के नीचे का इतना प्रेशर नहीं झेल पाया और ब्लास्ट हो गया। यह शिप 17 जून को डाइव प्लेस पर पहुंचा। इसमें सवार लोगों में से एक हामिश हार्डिंग ने फेसबुक पर यह पोस्ट भी किया कि न्यूफाउंडलैंड में 40 वर्षों में सबसे खराब सर्दियों के कारण यह मिशन 2023 में टाइटैनिक का पहला और एकमात्र डाइवर्स ग्रुप वाला मिशन होने की संभावना थी। एक मौसम विंडो अभी खुली है और हम कल डाइव लगाने का प्रयास करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि ऑपरेशन लगभग 4 बजे शुरू होने वाला था। डाइव मिशन 18 जून को सुबह 9:30 बजे न्यू फाउंडलैंड डे लाइट टाइम पर शुरू हुआ। पानी में उतरने के बाद पहले 1.5 घंटे तक टाइटन ने हर 15 मिनट में पोलर प्रिंस के साथ कांटेक्ट किया, लेकिन सुबह 11:15 पर रिकॉर्ड किए गए कम्युनिकेशन के बाद कांटेक्ट बंद हो गया। शाम 4:30 बजे तक सबमरीन के फिर से सतह पर वापस आने की उम्मीद थी, मगर शाम 7 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो यूएस कोस्ट गार्ड को लापता जहाज के बारे में सूचित कर दिया गया। जब टाइटन रवाना हुआ तो उसमें 5 यात्रियों के लिए 96 घंटे तक सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई थी, जो कि 22 जून 2023 की सुबह समाप्त हो जाती। मतलब पूरे 4 दिन अगर सबमरीन बरकरार रहता तो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहाँ के पानी का प्रेशर। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना एकदम नामुमकिन है। वहाँ बहुत घना अंधेरा होता है। पनडुब्बी की खोज और बचाव अभियान यूएस कोस्ट गार्ड, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और कैनेडियन कोस्ट गार्ड के गाइडेंस में एक इंटरनेशनल टीम द्वारा ऑपरेट किया गया। रॉयल कैनेडियन फोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयर नेशनल गार्ड और एक रॉयल कैनेडियन नेवी शिप, साथ ही कई कॉमर्शियल और रिसर्च शिप और ROV के प्लेस द्वारा सहायता की गई। बोस्टन स्थित यूएस कोस्ट गार्ड के नॉर्थ ईस्ट एरिया के कर्मचारियों ने केप कॉड के तट से 900 समुद्री मील यानी 1700 किलोमीटर दूर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 19 जून की खोज में 3 C-130 हरकुलस प्लेन शामिल थे, 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और 1 कनाडा से। यूएस कोस्ट गार्ड ने संकेत दिया कि रिमोट लोकेशन, मौसम, अंधेरा, समुद्री परिस्थितियां और पानी के तापमान के कारण सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत कठिन रहा। रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने कहा कि वे सभी अवेलेबल एसेट्स का यूज कर रहे हैं। टेक्निप FMC द्वारा संचालित पाइप बिछाने वाली शिप डीप एनर्जी 2 ROV और क्षेत्र में समुद्र तल की गहराई के लिए उपयुक्त अन्य उपकरणों के साथ 20 जून 2023 को साइट पर पहुंचा। सुबह 11:15 तक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने 26,000 किलोमीटर की खोज की। लगभग 80 घंटों तक चली इस खोज के बाद कनाडा के होराइजन आर्कटिक शिप से तैनात एक दूर से संचालित अंडर वाटर वाहन ने टाइटैनिक के धनुष वाले मलबे से लगभग 500 मीटर दूर टाइटैनिक के कुछ हिस्सों वाले मलबे के क्षेत्र की खोज की। खोज क्षेत्र को अमेरिकन नेवी के सोनार स्कैनर द्वारा एक ध्वनिक सिग्नल का पता लगाने के बारे में इन्फॉर्म किया गया, जो सबमरीन के साथ संचार बंद होने के समय के आसपास एक ब्लास्ट के अनुरूप था, जिससे पता चलता है कि टाइटन के नीचे उतरते समय दबाव इतना ज्यादा था कि ओशन गेट का सबमरीन शिप फट गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंदर मौजूद सभी 5 लोगों की तुरंत मौत हो गई। वैसे आपको बताते चले कि ओशन गेट एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्थापना 2009 में स्टोकन रश और गुलेर्मो सोहनलेन द्वारा की गई थी। 2010 के बाद से इसने कैलिफोर्निया के तट, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के किराए पर ली गई कॉमर्शियल सबमरीन में पेमेंट करने वाले क्लाइंट्स को घुमाने का काम किया। कंपनी एवरेट, वॉशिंगटन, US में स्थित है। ओशन गेट के अनुसार टाइटन के पास इमरजेंसी स्थिति में जहाज को सतह पर वापस लाने के लिए 7 बैकअप सिस्टम थे, जिनमें गिराए जा सकने वाली गिट्टी, एक गुब्बारा और थ्रस्टर्स शामिल थे। कुछ बैकअप सिस्टम को ऐसे काम करने के लिए डिजाइन किया गया था कि अगर भले ही सबमरीन पर सवार सभी लोग बेहोश हों तो वो हुक द्वारा रखे गए रेत के थैले, जो खारे पानी में एक निश्चित संख्या के बाद घुल जाते हैं, फिर तुरंत इससे रेत की बोरियां निकल जाएंगी, इससे जहाज सतह पर तैरने लगेगा। 2019 में रश ने स्मिथसोनियन मैगजीन को बताया कि समुद्र के नीचे केवल एक ही मलबा है
जिसे हर कोई जानता है। यदि आप लोगों से पानी के नीचे किसी चीज का नाम बताने के लिए कहेंगे तो वो शार्क, वेल और टाइटैनिक ही होगा। 2022 के एक इंटरव्यू में रश ने सीबीएस न्यूज को बताया, कुछ बिंदु पर सुरक्षा का मतलब सिर्फ शुद्ध बर्बादी है। मेरा मतलब है, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बिस्तर से बाहर ना निकलें, अपनी कार में ना बैठे और कुछ भी मत करें। रश ने 2021 में एक इंटरव्यू में कहा, मैंने टाइटन बनाने के लिए कुछ नियम जरूर तोड़े हैं। मुझे लगता है मैंने तर्क और अपने पीछे अच्छी इंजीनियरिंग के साथ उन्हें तोड़ा है। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम, वहाँ एक नियम है कि आप ऐसा नहीं करते। खैर, मैंने किया। यात्रा 2023 की शुरुआत में बुक की गई थी। रश ने 2 रियायती टिकटों के साथ लास वेगास के व्यवसायी जे ब्लूम से संपर्क किया ताकि वह और उनके बेटे यात्रा पर शामिल हो सकें। उस अरबपति को उन्होंने $250,000 की पूरी कीमत के बजाय $150,000 प्रति सीट की कीमत की पेशकश की गई। रश ने दावा किया कि ये सड़क पार करने से भी ज्यादा सुरक्षित था। सुरक्षा चिंताओं के कारण ब्लूम ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस समय यात्रा मई के लिए निर्धारित थी, लेकिन खराब मौसम के कारण यह जून तक पोस्टपोन्ड हो गई। खैर, आखिर में मलबे की खोज 22 जून को हो गई। रियल एडमिरल जॉन माउगर 22 जून को बोस्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि दोपहर 1:18 पे यूएस कोस्ट गार्ड के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर ने घोषणा की कि टाइटैनिक के मलबे के पास एक मलबा क्षेत्र पाया गया है। पेल्जिक रिसर्च सर्विसेज के ओडिसियस 6 के आरओवी द्वारा 5 घंटे की खोज में पाया गया मलबा सबमरीन के टेल का हिस्सा होने की पुष्टि की गई। शाम 4:30 बजे बोस्टन में यूएस कोस्ट गार्ड संवाददाता सम्मेलन में तटरक्षक बल ने कहा, सबमरीन का नुकसान प्रेशर के ब्लास्ट के कारण हुआ था और टाइटैनिक के लगभग 1600 टुकड़े समुद्र तल पर पाए गए थे। टाइटैनिक के धनुष से लगभग 500 मीटर तक पहचाने गए मलबे में टेल कोन और आगे और पीछे की घंटियां शामिल हैं। दबाव पोत के दोनों हिस्से समुद्री वातावरण से चालक दल की रक्षा करने के लिए हैं। यूएस कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन माउगर ने कहा कि मलबा दबाव कक्ष की भयावह स्थिति के अनुरूप था। माउगर ने कहा कि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जहाज पर सवार लोगों के शव बरामद किए जाएंगे या कभी नहीं किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये अविश्वसनीय रूप से ये क्षमा न करने वाला माहौल था। इस घटना में कुल 5 मौतें हुई। नंबर 1, शहजादा दाऊद, 48 साल की उम्र। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के एक पाकिस्तानी ब्रिटिश व्यापारी थे जो पाकिस्तानी उद्योगपति अहमद दाऊद के पोते थे। नंबर 2, सुलेमान दाऊद, 19 साल, शहजादा दाऊद के पुत्र जो स्ट्रेथक्लाइड विश्वविद्यालय में छात्र थे। नंबर 3, हामिश हार्डिंग, 58 साल, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन, प्लेन पायलट और स्पेस टूरिस्ट थे। वह इससे पहले मरियाना ट्रेंच में भी उतरे थे, पृथ्वी की सबसे तेज परिक्रमा के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था और 2022 में ब्लू ओरिजिन NH-21 पर अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। नंबर 4, स्टॉकटन रश, 61 साल के, एक अमेरिकी सबमरीन पायलट, इंजीनियर और बिजनेसमैन। वह ओशियन गेट के मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक भी थे। नंबर 5, पॉल हेनरी नार्जियोले, ये 77 साल के थे, एक पूर्व फ्रांसीसी नेवी कमांडर डाइवर, पनडुब्बी पायलट, फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर ओशियन रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के मेंबर भी थे। 23 जून को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों ने घोषणा की कि वे घटना की जांच शुरू कर रहे हैं। अमेरिका की जांच में राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और कोस्ट गार्ड शामिल होंगे, जिनमें से बारबला इसका नेतृत्व करेगा क्योंकि इसने इस घटना को बड़ी समुद्री घटना घोषित किया था। कुछ दिन पहले मैसेनिया प्रवासी नाव दुर्घटना की तुलना में खोज और बचाव प्रयासों और मीडिया कवरेज के पैमाने की आलोचना हुई है। टाइटन की खोज में लाखों डॉलर का सार्वजनिक धन खर्च हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट के ईशान तरूर ने कहा कि पाकिस्तानी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने दोनों घटनाओं में पाकिस्तानी पीड़ितों की तुलना और विरोधाभास किया। ग्रीस के पाइलोस मेसेनिया के तट पर आयोनियन सागर में एक मछली पकड़ने वाली नाव लगभग 700 प्रवासियों को ले जाते समय डूब गई, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 100 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और अन्य 100 को बचा लिया गया और कई 100 से अधिक अभी भी बचे हुए हैं। लापता प्रवासी जहाज के लिए खोज और बचाव प्रयास हेलेनिक तटरक्षक और सेना द्वारा बस 1-2 दिन के लिए ही संचालित किए गए थे। इससे पता चलता है कि गरीब की जान की कीमत उतनी नहीं होती जितनी एक अमीर शख्स की होती है। जेम्स कैमरून, जिन्होंने 1997 की फिल्म टाइटैनिक का निर्देशन किया था, उन्होंने कहा कि वह सबमरीन विस्फोट और टाइटैनिक आपदा का कारण बनने वाली घटनाओं के बीच समानता से आश्चर्यचकित थे। कैमरन ने दबाव पोत के कार्बन फाइबर मिश्रित निर्माण की पसंद की आलोचना की और बताया कि गहराई पर अत्यधिक दबाव के अधीन ऐसी सामग्री में ऐसी कोई ताकत नहीं होती है। उन्होंने रश द्वारा पनडुब्बी के पतवार की वास्तविक समय पर निगरानी की भी आलोचना की और इसे एक अपर्याप्त समाधान बताया जो ब्लास्ट को रोकने में बहुत कम मदद करेगा। खैर, आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जो शिप टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी, अब पूरी दुनिया उस शिप का ही मलबा ढूंढ रही है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।